ऋषभ की फ्लाइट मिस होने वाली थी, इसलिए वो तेजी से भागते हुए आता है और बीच लाइन में घुसने की करता है। उसे ऐसा करते देख लाइन में से एक आदमी उसे टोकता है, लेकिन ऋषभ ब्रिटिश पासपोर्ट बोलकर अंदर चला जाता है। अब जैसे ही ऋषभ चेक इन काउंटर पर जाता है, वहाँ एक लड़की पहले से प्लेन में अपनी सीट के लिए रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन ऋषभ काउंटर वाली लड़की से बड़ी चतुराई से बात करता है। ऋषभ उसे एक ऐसा झूठ बोलता है जिसकी वजह से ऋषभ को प्लेन में सीट मिल जाती है। ऋषभ मूवी में बहुत सफाई से झूठ बोलते रहता है। ऋषभ प्लेन में सीट के लिए अपने पप्पी को मार देता है और उसे सीट भी इसलिए मिल जाती है क्योंकि काउंटर वाली मैडम की डॉगीज वीकनेस होते हैं। अब ऋषभ अपनी पत्नी के साथ उसकी साली की शादी के लिए होटल पहुंच जाता है। अब एक एक करके उसके सारे दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक दोस्त अभी भी आना बाकी था और वो भी आखिरकार पहुंचता है, जिसे देखने के लिए वो सब एक साथ आते हैं। अब कबीर अकेले शादी में आता है, लेकिन वो सब उसकी गर्लफ्रेंड का भी वेट कर रहे थे। अब चारों दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे। अब उनमें से सरदार ऋषभ से बोलता है कि हमारा कुछ अलग से कहीं प्रोग्राम है या यहीं पर सब आंटियों के साथ पीना पड़ेगा। अब ऋषभ सबको अपने रूम में लेकर जाता है और सब एक साथ अपनी बीवियों के साथ बैठ जाते हैं। सभी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ऋषभ की पत्नी वर्तिका बोलती है कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, ये एक दूसरे का चक्कर कभी किसी को नहीं बताते हैं। अब इसी बीच सरदार की पत्नी भी बोलती है कि आजकल सब अपने फोन को हमेशा उल्टा करके रखते हैं, कहीं किसी को कुछ पता न लग जाए। अब सभी एक गेम खेलते हैं, अगर किसी के फोन पर कोई कॉल मैसेज या कोई ईमेल आता है तो सबके सामने उसे पढ़ा जाएगा। ऐसा सुनते ही सारे लड़कों के कान खड़े हो जाते हैं। अब सभी जेंट्स ये सुनते ही आकाश करने लगते हैं। अब ऋषभ भी अपनी बीवी को बोलता है कि ये क्या पागलपन है डार्लिंग। अब तीनों लेडीज अपना फोन टेबल पर रख देती है। इस पर सरदार प्राइवेसी की बात कहता है। सरदार की बात को टालते हुए उसकी बीवी बोलती है कि प्राइवेसी को लेकर लेडीज ज्यादा कंसर्न होती है। ये सुनते ही कबीर भी अपना फोन टेबल पर रख देता है। अब ऋषभ भी ये कहते हुए अपना फोन टेबल पर रख देता है कि एक सर्जन के फोन में कुछ पेंटीज वाली लेडीज की फोटोज के अलावा क्या ही मिलेगा बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। अब समा भी अपना फोन आगे कर देता है, लेकिन सरदार ऐसा करते हुए हिचक रहा था। अब सभी के फोन टेबल पर रख दिए जाते हैं। जैसा कि आपने देखा सबके फोन टेबल पर रख दिए जाते हैं। अब सबसे पहले समर के फोन पर मैसेज आता है और सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जैसे ही समर मैसेज पढ़ने जाता है, उसकी फियांसे उस मैसेज को पढ़ने लगती है। मैसेज किसी अननोन नंबर से था। मैसेज में कुछ ऐसा था जो होना नहीं चाहिए था। मैसेज में लिखा था कि समर तुम अपनी भिंडी सी शकल वाली फियांसे से शादी मत करना। फिर इतने में ऋषभ पकौड़े लेकर आ जाता है। सबकी शकल पर 12 बजे हुए देखकर ऋषभ पूछता है किस पर बम फूटा। अब जैसे ही समर उस नंबर पर कॉल करता है, फिर पता चलता है कि ये तो होटल वाली एक वेट्रेस का नंबर था जिसके फोन से ऋषभ ने मैसेज किया था। फिर समर ऋषभ को मारने दौड़ता है। इस पर ऋषभ बोलता है फटे दूध जैसी शकल हो गई थी साले। ऋषभ समर को बोलता है कि जाओ बेटा बेबी के पास जाकर बैठ, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब अगला फोन समर की बेबी नैना का बजता है। अब जैसे ही नैना फोन उठाती है, उन्हें कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिलता जिसकी वो सब उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो फोन उसके जिम ट्रेनर का होता है। अब एमी कबीर का वॉशरूम में वेट कर रहा था। उसे ऐसे वहां पर देखकर कबीर बोलता है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, और भी तो वॉशरूम है। अब कबीर बोलता है कि साले तू तो बोलने आया है, अब वो बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? अब एमी बोलता है कि मेरे फोन में 1 घंटे में कुछ आने वाला है। अब कबीर बोलता है कि और वो कुछ क्या है। एमी कबीर को बोलता है कि एक गुड नाइट पप्पी और एक बिना कपड़ों वाली पिक, तो आपका और मेरा सेम फोन है, तो हम अपना अपना फोन बदल लेते हैं। अब सब खाने के लिए बाहर खुले आसमान के नीचे आ जाते हैं और इतने में फिर से समर के फोन की घंटी बजती है। तू तो गया बेटे, जो उसकी मालती मैडम का होता है, जो समर को ऑफिस में हर रोज अपनी दूध की फैक्ट्री के मजे देती है। अब समर जैसे ही फोन उठाता है, वो समझ जाती है कि समर अब अपनी चिपकू बीवी के साथ बैठा हुआ है, इसलिए उसने उसे मालिनी मैडम बोला बाल बाल बच गया रे देवा। और वो अपनी बात बदल देती है और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद एमी की बीवी का फोन बजता है। फोन पर उसकी फ्रेंड शीतल होती है। अब शीतल बोलती है कि आज तुमने किसी की चुगली नहीं की अभी तक। फिर वो उसकी बात काटते हुए कहती है कि तुझे बताया था ना कि जयपुर शादी में गई हुई हूं। अब उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे हाँ तुमने बताया था, वहीं उस हॉट वाले डॉक्टर की साली की शादी में ना। अब हरप्रीत ऋषभ को अपने भाई जैसा बताकर उसका पोपट कर देती है। अब वर्तिका का फोन बजता है, उसके पापा का होता है। उसके पापा जैसे ही लंदन में फ्लैट लेने की बात करते हैं, ऋषभ को भी जोर का झटका। अब थोड़ी देर बाद जब सभी अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे, तभी एमी कबीर और खुद के फोन को बदल देता है और खुद जाकर डांस फ्लोर पर करने लग जाता है। जैसे ही सब अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, तभी कबीर की नजर उसके फोन पर पड़ती है। फिर उसे पता चल जाता है कि उसका फोन एमी ने बदल लिया और एमी की ओर देखता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब कबीर के फोन व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज आता है, लेकिन वो फोन एमी का होता है। मैसेज में 35 लाख देने की बात कही हुई। ऋषभ पियक्कड़ दूल्हे को समझाने गया हुआ होता है, लेकिन वो अपना फोन वहीं पर सबके बीच टेबल पर छोड़कर गया हुआ होता है। अब जैसे ही ऋषभ के फोन पर मेल आता है, वो मेल एक एस्कॉर्ट का होता है जिसे उसकी बीवी वर्तिका पढ़ लेती है। सभी मिलकर ऋषभ का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ऋषभ सबको ढूंढते हुए अंदर आता है, आते ही पियक्कड़ दूल्हे को कैसे समझाया वो बताने लगता है। अब सबको ऐसे मायूस देखकर ऋषभ हंसते हुए पूछता है कि अब कौन मरा। सब ऋषभ की ओर देखते हैं और इतने में ऋषभ समझ जाता है। अब जैसे ही ऋषभ अपने फोन में वो एस्कॉर्ट वाला मेल खोलकर पढ़ने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि इसमें इतना चुप होने वाली कौन सी बात है। अब जैसे ही ऋषभ वरुण को समझाकर वापस आता है, सब वरुण का ऐसे वेट कर रहे होते हैं जैसे भूखे बंदर किलों की।